क्रिटिसिज्म अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। चलो अगला टॉपिक लिख लो। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्रिटिसिज्म यानी अब इसके अगेंस्ट में हम बात करेंगे कि क्यों कुछ एक्सपर्ट्स ने ऑब्जेक्ट किया, बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, दूसरे शब्द में या तो हम इसको कहेंगे कि लिमिटेशन है या फिर ड्रॉबैक है। तो लिमिटेशन यहाँ पे लिख लो, लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक। ठीक है, लिमिटेशन हो, ड्रॉबैक हो या फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑनलाइन अर्पणा, कल्पना, मुस्कान, अमृता, आवाज क्लियर आ रही है? समझ में आ रहा है? मैसेज करो फटाफट। तो क्रिटिसिज्म, हमने कल बात किया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम एक फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव के रूप में देख रहे हैं। तो एट ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक मैक्रो लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे हमने क्या बताया कि सिंपली किसी भी फर्म का, कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव है वो माइक्रो लेवल पे क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज करो और एक रीजनेबल प्राइस पे जो सोसाइटी है उसको प्रोवाइड करो उनके बेनिफिट के लिए। दैट्स इट, इतना ही है। फिर हम कहते हैं कि जो दूसरा अप्रोच है वो माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं, जो कंपनी इंडिविजुअली अपने हिसाब से देखती है। यानी जो अब माइक्रो लेवल पे अप्रोच है वो आपका दो अप्रोच आ जाता है, जो फर्म टू फर्म या फिर आपका कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें हम देखते हैं कि या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये माइक्रो लेवल पे है। तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर गोल या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यानी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करो, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो, प्रोडक्शन को बढ़ाओ या फिर कॉस्ट को कम करो। तो जिस तरीके से भी आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो, चाहे प्रोडक्शन बढ़ा के और या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करके, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है आप किसी न किसी तरीके से इसमें फोकस करो, क्या चीज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे। और इसके फिर हमने रेशनैलिटी या फिर जजमेंट या फिर आर्गुमेंट इन फेवर भी हमने दिया कि किस किस ग्राउंड पे हमने कहा कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो जस्टिफाइड है। हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी, कि अगर कोई भी फर्म या बिजनेस वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉफिट होना ही चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। फिर दूसरे पार्ट में हमने क्या कहा कि मैक्सिमाइजेशन अगर नहीं होगा प्रॉफिट का तो फिर सोसाइटी को हम बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से आप डायरेक्टली कंज्यूमर के जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर ही रहे हो, मार्केटिंग में भी हमने पढ़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सोसाइटी को एडिशनली उनके वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए कुछ एडिशनल सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी तुम लोग को? ठीक है।
तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा हमने कहा एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज भी होना चाहिए। बेहतर तरीके से हम अगर प्रॉफिट हमारे पास होता है तो हम इनोवेशन कर सकते हैं, और इनोवेशन के माध्यम से एफिशिएंसी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस की हमने बात करी। तो मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस आप कैसे मेजर करोगे कि बिजनेस आपका सक्सेसफुल है? तो उसके लिए एक इंडिकेटर के फॉर्म में प्रॉफिट को ही कंसीडर किया गया है। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो कैसे किसी को इंसेंटिव या फिर मोटिवेशन मिलेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक इंसेंटिव के फॉर्म में भी आपको प्रॉफिट होना जरूरी है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ, बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं करोगे। इसके अलावा एफिशिएंसी भी बढ़ती है इस इंसेंटिव के माध्यम से, क्योंकि आपका कंपटीशन इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ठीक है, पूरा क्लास डिटेल में हमने कवर किया था। अब हम बात करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये एक नैरो या फिर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपका कई सारे अलग अलग ग्राउंड पे हम देखेंगे कि ये इनइफेक्टिव डिसीजन है। यानी किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ऐसा सोचना कि हमारा मतलब हमारे को केवल प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है, ये उचित नहीं है। आप नैरो माइंडसेट से ये सारी चीजें डिसीजन ले रहे हो। तो यानी नैरो ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेड है, और इसके कई सारे अलग अलग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट में दिए गए। तो कौन कौन से हैं इसके लिमिटेशन, या फिर बेसिकली हम ड्रॉबैक कहें, तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो हाईलाइट करना पड़ेगा ना, जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि किस ग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका पीएमओ है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नहीं, कौन सा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो ये किस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये जस्टिफाइड नहीं है? तो अगेंस्ट में हम क्रिटिसिज्म या फिर इसके अगेंस्ट में, मतलब अब फेवर में तो हमने बात कर ही लिया है, तो अब हम इसके अपोजिट में बात करते हैं। तो पहला लिख लो जो आपका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, वो है एम्बिग्युइटी या फिर लूज एक्सप्रेशन ऑफ टर्म प्रॉफिट। एम्बिग्युइटी, एम्बिग्युइटी या फिर लूज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म प्रॉफिट। ठीक है, एम्बिग्विटी या फिर लूज एक्सप्रेशन ऑफ टर्म प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपने टर्म या फिर वर्ड प्रॉफिट यूज किया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आपने क्या किया कि हम प्रॉफिट को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने प्रॉफिट तो बोल दिया, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, क्या आपने इसको डिफाइन किया एग्जैक्टली कि किस बारे में बात कर रहे हैं? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है, कौन सा वाला प्रॉफिट है? या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट के आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो क्या आपने एग्जैक्टली इसको डिफाइन किया है कि कौन से प्रॉफिट की बात करें? अगर आपने प्रॉफिट कह दिया तो हम कौन से प्रॉफिट को बढ़ाने की बात करें? क्या ये वो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या ये वो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, कौन सा है? तो ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, कि प्रॉफिट और इसका जो मेजरमेंट है इस पे आपका फोकस है। तो अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट में हम इसको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो ये अलग अलग मीनिंग को डिफाइन करता है या फिर कनोट कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अलग अलग तरीके से मेजर किए जा सकते हैं। जैसे कि कई सारे हमने टर्म अभी डिस्कस किए हैं, तो अलग अलग टर्म से जब आप इसको मेजर करोगे तो जितने भी आपके मतलब आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशन के हिसाब से हर एक टर्म की अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, अलग मीनिंग है, अलग उसका कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट अलग है, नेट प्रॉफिट अलग है।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपका अलग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर बिफोर टैक्स वो आपका कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या चीज को डिफाइन कर रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, नेट प्रॉफिट या फिर आफ्टर या बिफोर टैक्स हो सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में भी देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो देखते हैं ना कि हम किस टर्म्स में रिटर्न देख रहे हैं, आरओआई देखते हैं। तो इक्विटी कैपिटल है या फिर आपका शेयर कैपिटल है, तो उसके रेफरेंस में भी हम प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। या फिर आपका जो टोटल कैपिटल है या फिर टोटल सेल्स के बेसिस पे अभी आप रिटर्न को देखते हो कि सेल्स के रेफरेंस में हमें कितना रिटर्न निकल के आ रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपका जो टर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट का जो टर्म है वो वेग कंसेप्ट है, क्योंकि ये क्लियरली आपने डिफाइन नहीं किया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पहला आपका ड्रॉबैक है या फिर लिमिटेशन है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हम सिंपल यही बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली एम्बिग्युइटी का मतलब क्या है, कंफ्यूजन या फिर क्लैरिटी न होना, ठीक है। कंफ्यूजन या फिर क्लैरिटी न होना कि एग्जैक्टली आप क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलो दूसरा देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ बेनिफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ignores the timing of benefits, ठीक है। टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, इसको ब्रैकेट में लिख लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइमिंग ऑफ बेनिफिट जो कंसेप्ट है बेसिकली हम बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, ठीक है। ये डिटेल में ये चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हमने क्या कहा कि ये टाइमिंग ऑफ बेनिफिट को इग्नोर करता है, ठीक है, इग्नोर टाइमिंग ऑफ बेनिफिट। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि टाइमिंग ऑफ बेनिफिट से आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इसने क्या कहा कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही बेहतर है हमारे लिए, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी आप यहाँ पे वो सारे प्रोजेक्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, द बिगर द बेटर, ठीक है। बिगर द बिगर द बेटर, द बिगर द बेटर। यानी सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर है। फोकस क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे, तो बिगर इज बेटर। तो ये डिसीजन आपका क्या है, टोटल बेनिफिट पे है। जितने भी आपके प्रपोजल हैं उसमें से जिस प्रपोजल या प्रोजेक्ट से आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है वो प्रोजेक्ट माना जाएगा कि बेहतर है। अब यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि टाइमिंग का क्या सीन है, कितने समय में आप बेनिफिट को जनरेट कर रहे हो। छोटा सा एग्जांपल, मान लो आज आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और इसका जो रिटर्न आया वो आपको एक प्रोजेक्ट से 5 साल में आ रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट से 7 साल में आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर कौन सा होगा? अब यहाँ पे ये जो मेरा क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं है। 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, एक में रिटर्न 5 साल में आ रहा है, दूसरे में आपको 7 साल में आ रहा है। तो मान लो जो 5 साल में रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न आपका हो सकता है कि 5 लाख निकल के आए, और 7 साल वाले में जो रिटर्न है वो 6 लाख का है। तो आप कौन सा चूज करोगे? 6 लाख वाला, क्योंकि बिगर इज द बेटर। तो आपने टाइमिंग को कंसीडर नहीं किया, एक में 5 साल में ही आपको कितना रिटर्न आ गया,
5 लाख का, और दूसरे वाले में 7 साल में आपको 6 लाख का रिटर्न आ रहा है। तो आप यही देखोगे इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया तो इस पे हमें 6 लाख का रिटर्न आ रहा है, तो हम यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी? तो टाइमिंग के हिसाब से हमेशा हम उस प्रोजेक्ट को कंसीडर करेंगे जिसपे आपको रिटर्न पहले आ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी होता है, और प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आप कंपेयर करते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर जो रिटर्न आपका जो 7 साल में 6 लाख आ रहा है, और जो रिटर्न आपको 5 साल में 5 लाख का आ रहा है, तो कंपेयर करेंगे कि आज के टाइम पे उसका वैल्यू कितना है, और जिसका वैल्यू आज के टाइम पे ज़्यादा होगा वो कंसीडर किया जाएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे भी ऐसे देखो कि अगर जो रिटर्न मुझे पहले मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको री इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न बेनिफिट अर्न कर सकता हूँ। तो यानी अर्लियर इज बेटर, रिटर्न जो आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाए वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि अर्लियर द बेटर, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा अर्लियर द बेटर का मतलब क्या है। अर्लियर द बेटर, अब यहाँ पे ये दो चीजें आपको दिख रही है, ठीक है। एक है द बिगर द बेटर, और दूसरा है आपका अर्लियर द बेटर। तो अर्लियर द बेटर आपको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, बेनिफिट ऑफ टाइमिंग को, कि जो रिटर्न आपको आ रहा है, अगर रिटर्न जो पहले रिसीव हो रहा है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है रेदर देन जो रिटर्न आप बाद में अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो एग्जांपल है, दो प्रोजेक्ट या दो ऑप्शन के बारे में हमने दिया हुआ है कि दो अल्टरनेटिव है, ठीक है। और प्रपोजल का जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, पीरियड ऑफ लाइफ वो इक्वल है एज पर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या करोगे, दोनों को इक्वली रैंक करोगे। दो प्रोजेक्ट है, दोनों का लाइफ साइकिल इक्वल है, यानी सपोज कर लो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल पे उसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों प्रोजेक्ट आपके लिए सिमिलर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है टाइम पीरियड के हिसाब से जो रिटर्न निकल के आ रहा है। तो टाइम पीरियड हमने क्या किया कि दोनों का रिटर्न 5 साल का ही है, तो इक्वल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रैंक तो इक्वल कर देंगे, लेकिन टाइमिंग ऑफ बेनिफिट आपका डिफर कर सकता है, ठीक है। एक प्रपोजल है जिसमें आप हायर यील्ड या फिर बेनिफिट इनिशियल ईयर में लेके आ रहे हो, स्टार्टिंग के पीरियड में लेके आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइमलाइन बना देता हूँ, जैसे ये टाइमलाइन है, और 1 2 3 4 5, 5 साल का हमने टाइम लिया। तो दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दोनों का जो टाइमलाइन है वो क्या है, 5 साल का है, 5 ईयर का है। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो दोनों को हम सिमिलर रैंक करेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जो रिटर्न आ रहा है वो भी सेम है, रिटर्न भी हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि 5 साल में जो रिटर्न आ रहा है वो भी सेम है, लेकिन अंतर क्या है, अब ये अंतर हम समझेंगे अर्लियर द बेटर, या फिर टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, या फिर टाइम वैल्यू मनी को समझते हुए। तो जो इनिशियल के ईयर है, एक प्रोजेक्ट क्या है कि शुरू के दिनों में ज्यादा रिटर्न दे रहा है और बाद में कम दे रहा है, और दूसरा वाला प्रोजेक्ट है वो स्टार्टिंग में कम कम बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में कम बेनिफिट दे रहा है, लेकिन बाद के ईयर में क्या दे रहा है, ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो अब बताओ कि प्रोजेक्ट ए ज्यादा बेटर है कि प्रोजेक्ट बी ज्यादा बेटर है। 5 साल में रिटर्न मान लो दोनों प्रोजेक्ट ने 5 लाख का दिया, लेकिन एक प्रोजेक्ट इनिशियल ईयर में ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है, बाद में कम मिल रहा है, और दूसरे वाले में शुरू में कम मिल रहा है, बाद में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, हाँ, प्रोजेक्ट ए बेटर है,
जिसमें हम इनिशियल के ईयर में ही ज्यादा रिटर्न या बेनिफिट लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है, उसको हम दोबारा से जो रिटर्न आ रहा है री इन्वेस्ट करके उस पर और भी हम रिटर्न या फिर बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको हमने क्या कहा? अर्लियर द बेटर, बिगर द बेटर। ये किसका कॉन्सेप्ट है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का है। उसने इग्नोर कर दिया टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, यानी अर्लियर द बेटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि इस एक्सप्रेशन में, यानी इस ऑब्जेक्टिव में जो आपने टाइमिंग की बात करी है उसको इग्नोर किया। आप केवल वो चीज देख रहे हो जहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में मेजर नहीं किया। इस वजह से हम इसको ड्रॉबैक के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो दो अल्टरनेटिव प्रपोजल आपके भले ही आइडेंटिकल या फिर इक्वल दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीरियड या फिर टाइम नंबर ऑफ पीरियड में, ठीक है, लेकिन जब हम उसकी टाइमिंग कर रहे हैं, उसके बेनिफिट को मेजरमेंट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, तो फिर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेट द बेनिफिट। अब देखो, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि जो रुपये की वैल्यू आज है वो कल से ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर स्ट्रांग है। क्या समझे? ठीक है, आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो एक ब्रेड लेके आ रहे हो, ठीक है, ब्रेड का पैकेट। तो ब्रेड का पैकेट आज जो 20 रुपया में मिल रहा है, क्या वो ब्रेड का पैकेट आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या 20 रुपये में मिलेगा? सेम क्वालिटी या फिर सेम क्वांटिटी, एग्जैक्टली वही पैकेट की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो सरसों का तेल है या फिर मस्टर्ड ऑयल है, आज 1 लीटर जिस प्राइस में मिल रहा है, क्या उसी प्राइस में 2 साल बाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस इंक्रीज का होने की वजह से क्या होगा? जो रुपये की वैल्यू है वो कम होगी। पहले वही रुपये, पहले वही पैसा 1 लीटर ले पाता था। मान लो कि 150 रुपये में हम 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल लेके आ रहे हैं, तो आज तो हमें 150 रुपये मिल रहा है, लेकिन उसी मस्टर्ड ऑयल के लिए 1 साल या 2 साल बाद मुझे हो सकता है कि 200 रुपये पे करने पड़े। तो 50 रुपये मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्योंकि महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी तो फिर रुपये का वैल्यू कम हो गया। बात समझे? तो ये है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज यानी करेंट टाइम में, अभी के टाइम पे जो आपके पास रुपये है, जो पैसा है, उसकी वैल्यू कल से ज्यादा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रिटर्न आपको आज के टाइम पे यहाँ पे मिल रहा है, आज के टाइम पे यानी जितना जल्दी मिल रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। जो हायर यील्ड या फिर रिटर्न आपको इनिशियल ईयर में मिल रहा है वो ज्यादा बेटर है, अर्लियर द बेटर, रेदर देन कि जो आप बाद में जनरेट कर रहे हो। क्योंकि बाद वाले को अगर इन्वेस्ट करोगे तो उस पर उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा या फिर कंपाउंडिंग उतनी नहीं होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ठीक है, तो अर्लियर द बेटर हो गया, बेनिफिट रिसीव्ड अर्लियर या फिर सूनर और मोर वैल्यूएबल देन बेनिफिट्स रिसीव्ड लेटर, यानी बाद में। ठीक है, और लॉजिक बिहाइंड क्या है कि बेनिफिट अगर हम आज रिसीव करते हैं तो उसको हम री इन्वेस्ट करके उस पर भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो बेनिफिट रिसीव्ड एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी अगर अलग अलग टाइम पे रिसीव हो रहा है बेनिफिट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, द बेनिफिट इन अर्लियर या फिर अर्ली ईयर्स शुड बी वैल्यूड मोर। ठीक है, शुड बी वैल्यू मोर देन द बेनिफिट्स इन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कि जो आप रिटर्न, जो हायर रिटर्न
बाद में रिसीव कर रहे हो वो क्या है, जस्टिफाइड नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बेनिफिट या फिर जो वैल्यू अभी रिसीव करोगे वो ज़्यादा बेहतर है रेदर देन जो आप बाद में रिसीव करोगे। ठीक है, तो रुपी टुडे इन हैंड इज बेटर देन रुपी टुमारो इन हैंड। आज के टाइम पे जो आपके पास पैसा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है वो कल के पैसे से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से इग्नोर करता है देख लो एक बार, कहीं पे डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। आई बात समझ में? चलो एक लास्ट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फेल्स टू रिकॉग्नाइज क्वालिटी ऑफ बेनिफिट। अर्पणा, कल्पना, मुस्कान, अमृता, फटाफट मैसेज करो समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया? यस सर लिखो फट से। सुन रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो? आवाज आ रही है? मैसेज करो फटाफट से। लिखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फेल्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव fails to recognize quality of benefits, risk factor। क्वालिटी ऑफ बेनिफिट से हमारा अभिप्राय क्या चीज से है? रिस्क से है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वालिटी ऑफ बेनिफिट की बात करी है, यहाँ पे टाइमिंग ऑफ बेनिफिट की बात किए थे, यहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ बेनिफिट की बात करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ बेनिफिट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिस्क फैक्टर को। क्या रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया गया है इसमें या फिर नहीं किया गया है इसमें? मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमने जो फोकस किया वो किस पे किया? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे। लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या होगा? रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। तो आप क्या रिस्क को इग्नोर कर दे रहे हो और केवल प्रॉफिट जिस प्रोजेक्ट से ज़्यादा हो रहा है उसको कंसीडर कर रहे हो, या फिर दोनों को पैरेलली कंपेयर करते हुए चल रहे हो? ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी है हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा, ठीक है, रिस्क और रिटर्न का क्या है आपका लिंकेज भी है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे क्या इस चीज़ को लेके चला गया है या फिर नहीं चला गया? तो हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ बेनिफिट यानी रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है। अब ये इग्नोर कैसे करता है? ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, ओवरलुक करता है। अब ये कैसे होता है? देखो, जो क्वालिटी है, हम डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की बात करते हैं। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है कि जो आपका रिटर्न है कितना आप निश्चित है या फिर निश्चितता है, सर्टेनिटी है कि रिटर्न आपको उस पर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्या इस चीज को लेके आप सर्टेन हो? अगर सर्टेन हो तो हम क्या कहेंगे कि क्वालिटी ज्यादा है। अगर सर्टेनिटी आपकी ज्यादा है तो हम क्या मानेंगे
कि क्वालिटी ज़्यादा है, और क्वालिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि रिस्क कम हो गया। लेकिन जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी ऑफ बेनिफिट कम होगी, यानी क्वालिटी बेनिफिट कम होने का मतलब है कि क्या कंसीडर करेंगे, क्वालिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सर्टेनिटी ज़्यादा है, और क्वालिटी कम होने का मतलब क्या है कि सर्टेनिटी कम है, यानी अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गया, यानी रिस्क बढ़ गया। तो क्या रिस्क फैक्टर को इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है? तो क्वालिटी में ध्यान रखना, हम डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्क फैक्टर को, यानी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, आप कितना सर्टेन हो, कितना निश्चितता है, या फिर आप निश्चित हो कि आपको बेनिफिट या फिर रिटर्न मिलेगा, आपको बेनिफिट जो है, जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे अक्रू होगा। तो मोर सर्टेनिटी मीन्स हायर क्वालिटी। ठीक है, मोर मोर सर्टेनिटी मीन्स हायर क्वालिटी, मतलब लेस रिस्क। ठीक है, मोर सर्टेनिटी मतलब हायर क्वालिटी, और हायर क्वालिटी मतलब लेस रिस्क। ठीक है, उसके अपोजिट में अगर लेस सर्टेनिटी होगी तो लेसर क्वालिटी होगी, मतलब हायर रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो मोर अनसर्टेन सिचुएशन होगा, मोर फ्लक्चुएशन होगा, तो उसमें आपकी लोअर क्वालिटी होगी, यानी रिस्क आपका ज़्यादा होगा। लिख दूं या फिर लिख लोगे? ठीक है, इसके अपोजिट में लिख लेना, मोर अनसर्टेनिटी, ठीक है, या फिर मोर फ्लक्चुएशन मीन्स लोअर क्वालिटी। ठीक है, कहीं जगह है, इधर लिख देता हूँ, मोर अनसर्टेनिटी। क्या हो गया जी? मोर अनसर्टेनिटी यानी फ्लक्चुएशन मीन्स लोअर क्वालिटी, लोअर क्वालिटी मतलब हायर रिस्क। तो अनसर्टेन या फिर फ्लक्चुएटिंग बेनिफिट की वजह से हम प्रोजेक्ट को क्या कंसीडर करेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, और ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, जहाँ पे अनसर्टेनिटी दिखेगी ऐसे प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा रिस्क इसमें दिखेगा, रिटर्न की इसमें जो गारंटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, रिटर्न आपका आएगा नहीं आएगा इसको लेके आप सर्टेन नहीं होते। इन्वेस्टर लेस वैल्यू अटैच करता है जहाँ पे भी उसको अनसर्टेन बेनिफिट दिखता है, तो सर्टेनिटी जहाँ पे ज़्यादा उसको दिखेगी उस प्रोजेक्ट को वो ज़्यादा वैल्यू देगा। तो प्रॉब्लम क्या है अनसर्टेनिटी या फिर रिस्क में, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इसको कंसीडर नहीं किया है। ये जो इग्नोरेंस है रिस्क फैक्टर का, इसके वजह से क्या होगा, जो आपके ऑपरेशनल या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन है उस डिसीजन पे ये इम्पैक्ट डालता है। हम इसको अनसुटेबल कंसीडर करते हैं जब आप रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, या फिर कंसीडर नहीं करते हैं, या फिर सिंपली इग्नोर करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, उसने क्या कंसीडर किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा, हायर प्रॉफिट, कहाँ गया, मिटा दिया गया, चलो ठीक है, कहीं तो लिखा था, अच्छा ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमने क्या कहा, मोर इज द बेटर, मोर इज द बेटर, तो इसलिए हाँ, बिगर इज द बेटर। ठीक है, बिगर इज द बेटर। तो अब यहाँ पे उसी रेफरेंस में देखेंगे,
तो ना ही टाइमिंग ऑफ बेनिफिट को देखा गया और ना ही आपके क्वालिटी ऑफ बेनिफिट को देखा गया, यानी टाइम वैल्यू मनी इग्नोर हुआ और रिस्क फैक्टर भी इग्नोर हुआ। तो इसलिए जो आपका PMO यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, रिस्क फैक्टर को किसी भी तरीके से वेट नहीं दे रहा है, उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। वैल्यू किसको दिया? साइज ऑफ बेनिफिट, कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सुटेबल नहीं है। ठीक है, जो हम ड्रॉबैक या फिर जस्टिफिकेशन देख रहे हैं वो जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, जो उसके फेवर में हमने आर्गुमेंट दिए उसको क्रिटिसिज्म ओवरवेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट आपके बेसिकली जरूरी है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन साथ में पहली चीज तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा प्रॉफिट, दूसरी चीज टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, टाइम वैल्यू मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। टाइम वैल्यू मनी को आपको कंसीडर करना ही करना है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर रिटर्न हमें कब और कितना जनरेट हो रहा है। अर्ली इज द बेटर, ठीक है, या फिर अर्ली इज द बेटर, जितना जल्दी आप बेनिफिट रिटर्न लेके आओगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, सुटेबल है। तो PMO के हम कह रहे हैं कि ये इनअप्रोप्रिएट है, अनसुटेबल है, जो भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल डिसीजन है या फिर ऑब्जेक्टिव है ये सूट नहीं करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, एक तो एम्बिगुअस टर्म मिल गया प्रॉफिट का, दूसरा रिस्क फैक्टर इग्नोर हो गया और तीसरा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका इग्नोर हो गया। तो ऑपरेशनल डिसीजन अगर आप ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तो ये सारे एलिमेंट्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो इट शुड बी प्रिसाइज क्लियर कट। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इस फैक्टर को इन्वॉल्व करना है और साथ में आपका एग्जैक्टली जो टर्म प्रॉफिट है उसको भी कंसीडर करना है। तो इस तरीके से इसके बाद इसी चीज को देखते हुए अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर हम ये सारी चीजों को देखें तो इनको रिमूव करने का जो हमारे पास ऑप्शन है, या फिर अगर इसके अल्टरनेटिव की बात करें PMO की, तो क्या है WMO। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रिवाइज कर लेना। हाँ, तुम लोग को समझ में आया जी? ऑनलाइन अर्पणा, कल्पना, अमृता और मुस्कान फटाफट से मैसेज करो। अरे फटाफट से मैसेज करने के लिए बोलो, क्लास लिव कर रहे हैं फटाफट। ये सब भी लग रहा है परेशान ही रहते हैं, कब क्लास खत्म होगा।